साल में एक मौका ऐसा आता है जब आम जनता हसरत भरी निगाहों से सरकार की तरफ देख रही होती है और सरकार तिरछी निगाहों से अपने खजाने को देख रही होती है और इसमें बैलेंस बनाते हुए बजट पेश किया जाता है। और इस बार के बजट पेश होने में अब 1 महीने से भी कम का समय रह गया है और ख़ास बात यह है कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का एक पहला पूर्ण बजट है। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की और ख़ास है क्योंकि ये उनका लगातार 8वां बजट होगा। लेकिन इस बार बजट से पहले वित्त मंत्री के सामने कई सारी चुनौतियां हैं। जीडीपी की रफ्तार 5.4% पर आ चुकी है जो कि अनुमान से काफ़ी कम है। लोग खर्च नहीं कर रहे हैं या फिर काफ़ी कम कर रहे हैं। लोगों के हाथ में पैसा नहीं है ऐसा कहा जा रहा है। कंजम्पशन ग्रोथ धीमा पड़ा हुआ है। निजी निवेश पर्याप्त नहीं हो रहा है तमाम कोशिशों के बावजूद। ऊपर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चुनौतियां कम होने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में बजट कैसा होना चाहिए, इसके लिए वित्त मंत्री सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक करके उनसे सुझाव ले रही हैं और सब अलग अलग तरीके के सुझाव दे भी रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये तरीके क्या वाकई में समय की मांग को पूरी करेंगे या फिर बजट में कुछ और किए जाने की ज़रूरत है। आज आवाज़ अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं लक्ष्मण राय और हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे बेहद खास मेहमान। उनसे आपका परिचय कराऊं इससे पहले देखिए एक खास रिपोर्ट। आजकल वित्त मंत्रालय में गहमा गहमी बढ़ी हुई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करने से पहले सभी स्टेक होल्डर्स से मुलाकात करके सुझाव ले रही हैं। इंडस्ट्री हो या एग्रीकल्चर सेक्टर, एक्सपोर्ट हो या फाइनेंशियल सेक्टर, सभी लोग अपनी अपनी दिक्कतें बताकर उन्हें ठीक करने के सुझाव भी दे रहे हैं। फाइनेंशियल सेक्टर और कैपिटल मार्केट के प्रतिनिधियों ने वित्त मंत्री से मुलाकात करके कैपिटल मार्केट में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाने का सुझाव दिया है। इसके अलावा मार्केट में पैसे का फ्लो बढ़ाने के लिए कैपिटल मार्केट को लेकर पॉलिसी लाने की मांग भी की है। The focus of my comments is only on increasing capital markets inclusion, which I think has always been a focus of the government, incentivization towards long-term savings in both debt and equity. इससे पहले इंडस्ट्री के प्रतिनिधि वित्त मंत्री से मुलाकात करके कई सुझाव दे चुके हैं। कंजम्पशन को बढ़ाने के लिहाज से इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों ने वित्त मंत्री को लो इनकम हाउस होल्ड के लिए कंजम्पशन वाउचर्स देने के साथ 20 लाख रुपए तक सालाना इनकम पर टैक्स घटाने का सुझाव दिया है। ये कंज्यूमर्स के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाने के लिए सो दैट कंजम्पशन कैन बी बूस्टेड, ये इसका कारण है। और हमने देखा है पास्ट में कि जो मॉडरेशन होता है टैक्सेस में, उससे एक्चुअली टैक्स कलेक्शन कम नहीं होता। There is a Lafarge curve. Actually, it adds buoyancy into the economy. इंडस्ट्री ये भी चाहती है कि पीएम किसान योजना के तहत किसानों को सालाना मिलने वाली राशि को 6,000 रुपए से बढ़ाकर 8,000 रुपए तक कर दिया जाए। मनरेगा के तहत रोजाना भत्ता 267 रुपए से बढ़ाकर 375 रुपए करने का सुझाव भी दिया है। इतना ही नहीं, बढ़ती इनपुट कॉस्ट को कम करने के लिए पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने की मांग भी रखी है। इनपुट कॉस्ट बढ़ता है तो नेचुरली इट कंट्रीब्यूट्स टू कॉस्ट ऑफ एवरीथिंग, तो वो तो कनेक्टेड है डेफिनेटली। सो दैट इज द रीजन वी हैव सजेस्टेड दैट देयर कुड बी सम कट ऑन एक्साइज ड्यूटी व्हिच विल फाइंड रिलीफ टू कंज्यूमर। मौजूदा हालात में इकोनॉमी के ऊपर दबाव दिख रहा है। दूसरी तिमाही में जीडीपी की रफ्तार भी धीमी रही है। डिमांड में धीमेपन के संकेत दिख रहे हैं। ऐसे में वित्त मंत्री के सामने कंज्यूमर डिमांड को बढ़ाने और इकोनॉमी को तेज रफ्तार देने की चुनौती रहेगी। लेकिन ये काम वित्त मंत्री कैसे करेंगी? क्या वो आम आदमी पर टैक्स का बोझ घटाकर कंजम्पशन को बढ़ाएंगी या फिर उनके पास दूसरे तरीके भी हैं? क्या टैक्स का बोझ घटाने के लिए वित्त मंत्री के हाथ खुले हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो 2025 में और अधिक मेहनत करने और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसे में क्या बजट में इसकी छाप दिखेगी और रिफॉर्म की गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए क्या वित्त मंत्री सबको खुश कर पाएंगी? बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल यही है कि वित्त मंत्री आखिर बजट के जरिए किस किस को खुश करेंगी और कहां निराशा मिल सकती है। क्योंकि बजट से पहले आमतौर पर काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें बंधी रहती है, तो बजट से पहले हम लोग ऐसे कई सारी चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत आज की चर्चा से करते हैं और हमारे साथ इसमें मेहमान जुड़े हुए हैं। हीरानंदानी ग्रुप के एमडी निरंजन हीरानंदानी साहब हैं।
फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल के डायरेक्टर रमन अग्रवाल साहब हैं, जो खासतौर से बैंकिंग और एनबीएफसी सेक्टर पर नज़र रखते हैं और आज की बैठक में वो शामिल भी थे। स्वदेशी जागरण मंच के सह संयोजक डॉक्टर अश्विनी महाजन हैं, जो प्री बजट कंसल्टेशन में वित्त मंत्री के साथ थे और कई सारे मुद्दे पर अपने सुझाव भी दिए हैं। और मार्केट एक्सपर्ट सुनील सुब्रमण्यम साहब हैं और बिजनेस स्टैंडर्ड के एडिटोरियल डायरेक्टर ए.के. भट्टाचार्य जी हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। शुरुआत मैं करना चाहूँगा रमन अग्रवाल साहब आपसे, चूँकि आज जो बैठक हुई है उस बैठक में आप यहाँ पे शामिल थे, आपने क्या सुझाव दिया इस पे मैं तो आगे आऊँगा, आपसे चर्चा करूँगा शो के दौरान। लेकिन बैठक के दौरान वित्त मंत्री साहिबा का मूड, माहौल, बॉडी लैंग्वेज क्या संकेत दे रहा था कि कुछ बहुत बड़ा करने के मूड में है कि नहीं? नहीं, देखिए, ऐसा कोई कहे कि बहुत कोई सीधा संकेत नहीं दिया जाता है, लेकिन हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा कि शी वॉज रिसेप्टिव, मतलब वो सुनने के मूड में जरूर थी। और वो जहां जहां पर उनको लग रहा था वो बीच में ये कह रहे थे कि आप हमें जरूर एक स्पेसिफिक सुझाव बताइए और वो हमें आप लिखकर नोट भी भेजिए। तो अगर आप बोले कि वित्त मंत्री और जितने भी सेक्रेटरी और ऑफिशियल्स प्रेजेंट थे मीटिंग में, वेरी रिसेप्टिव और ओपन टू सजेशंस। बिल्कुल, सजेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा ओपन थे। इसमें क्या सजेशन आया, क्या डिमांड है, इसके पीछे रैशनल क्या है, उस पर मैं आगे आऊँ। लेकिन बजट से पहले सलाह मशविरा का दौर आमतौर पर वित्त मंत्री करती हैं, लेकिन एक बैठक जो है प्रधानमंत्री भी करते हैं। तो शुरुआत उस बैठक से करूं मैं। उस बैठक में एक खास थीम पे बैठक की गई थी और उस थीम को ये नाम दिया गया था कि मेंटेनिंग इंडियाज ग्रोथ मोमेंटम एट ए टाइम ऑफ ग्लोबल अनसर्टेनिटी, यानी दुनिया भर में अनिश्चितता के माहौल के बीच में भारत में विकास की रफ्तार को कैसे बनाए रखना चाहिए। ये थीम अपने आप में बहुत ब्रॉड है और बहुत सारी चीज़ें कहता है, क्योंकि इसके लिए कोई एक कदम नहीं उठाना होगा, बहुत कम्प्रिहेंसिव आपको कदम उठाना पड़ेगा। ए.के. भट्टाचार्य साहब, शुरुआत आपसे करूंगा यहाँ पे कि जिस थीम के साथ बजट पे चर्चा की शुरुआत प्रधानमंत्री ने की, उस थीम को साकार कर पाना और उस तरफ आगे बढ़ पाना कितना चुनौतीपूर्ण होगा इस बजट में? चुनौती तो जरूर है, क्योंकि अगर सारे आप डेटा पॉइंट्स देखते हैं, बजट के पहले से काफ़ी डेटा पॉइंट्स हमारे पास हैं, जिस डेटा पॉइंट से जो चुनौती का जो जिसे हम कहते हैं कि फॉर्मिडेबिलिटी इंडेक्स जो है वो काफ़ी ऊपर चला गया है। जीडीपी की रफ्तार आपने कहा कि तेज हुई है, और आज ही सुबह जो अखबारों में जो जीएसटी का कलेक्शन जो रेट जो 43 महीने में सबसे कम ग्रोथ जो दिखा ओवरऑल, अगर आप नेट जीएसटी देखते हैं उसमें 3% का ग्रोथ रहा है। और जो न्यू प्रोजेक्ट्स की जो शुरुआत होती है, वो न्यू प्रोजेक्ट्स भी दिसंबर के क्वार्टर में, मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में अगर आप देखें तो नई प्रोजेक्ट्स की शुरुआती भी कम हो गई है। तो चारों ओर से जो ग्रोथ के ऊपर जो चैलेंज जो है वो काफी और भी गंभीर हो चुका है, मैं मानता हूं। और ये बजट एक ऐसा चीज है जो इस गंभीरता को उसको फेसअप करने के लिए उसका एक बहुत बड़ा एक योगदान रहेगा। और मैं समझता हूं कि ये जो बजट आ रहा है वो ग्रोथ के लिए, और ग्रोथ मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप देखें कंजम्पशन की बात कहें या इन्वेस्टमेंट की बात कहें, दोनों चीज ही, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों ही चीज ग्रोथ को बढ़ावा देती है। इस वक्त मैं समझता हूं कि जो चैलेंज जो है वो किस तरह से हम जो सरकारी जो एक वित्तीय अनुशासन जो है, जिसे हम कहेंगे फिस्कल डिसिप्लिन, उसको बरकरार रखते हुए किस तरह से आप कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को जोड़ दें। अगर कंजम्पशन में अगर आप देखें, कंजम्पशन में अगर आप बढ़ावा देने की अगर टैक्स रियायतों से करें, तो मैं समझता हूं कि उसमें ऐसे करना चाहिए जिससे कि जो तबके का जो सोसाइटी जो इस रियायत से जो खुश होगा और उससे कंजम्पशन बढ़ा सकेगा, उसी की ओर ये रियायतें जानी चाहिए। हालांकि नॉर्मली क्या होता है कि ऐसे टैक्स रियायतें जब जाती हैं तो ऊपर के तबके के जो सेक्टर्स जो हैं वो ज्यादा उसमें उनको पैसा उनको ज्यादा मिलता है, पर जो रियायतें होनी चाहिए वो मैं समझता हूं जिस तबके की जो लोअर लेवल ऑफ पीपल उनको ज्यादा एक डायरेक्टेड हो, वो अच्छा रहेगा।
और अगर इन्वेस्टमेंट की बात कहें रियायत तो करनी चाहिए। प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट को किस तरह से बढ़ाया जा सके, अगर उसके लिए कोई इन्वेस्टमेंट लिंक्ड अलाउंस या डिप्रिसिएशन रेट्स को बढ़ाना, अगर ऐसा कुछ की जरूरत है उसको भी करना चाहिए। ये दोनों चीज मैं समझता हूं इस बजट में बोथ इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन डिमांड किस तरह से बढ़ाया जा सके। और ये ध्यान रखें इसको बढ़ाने के लिए अगर वित्तीय अनुशासन में कुछ ढील आई तो मैं समझता हूं कि जो जो अनसर्टेनिटी, जो अनिश्चितता का जो वातावरण जो आ रहा है, और जनवरी 20 में ट्रंप साहब जब मार्केट में आएंगे तब उसके बाद और भी ज्यादा एक्सटर्नल सेक्टर और डोमेस्टिक सेक्टर दोनों में खलबली मच सकती है। तो बजट इस सारों चीज को ध्यान में कर आगे की दिशा निर्णय करने में बहुत सहयोगी होगी। मैं दूसरी चीज में बाद में आऊंगा। मैं समझता हूं ठीक है, कि बिल्कुल। जीएसटी का जो रिफॉर्म है वो बहुत बड़ा एक मैं एजेंडा बजट में हो सकता है। हाँ, ठीक है। इसमें दरअसल दो तीन बातें आपने कही। एक तो जो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ है उसमें समस्या ये है कि उस पर हमारा कंट्रोल होता नहीं है, लेकिन हम कंट्रोल के तौर पर ये कर सकते हैं कि उसके असर से हम कम से कम नुकसान में आएँ, उस असर को हम मिनिमाइज़ कर सकें। इसके लिए सरकार कदम उठा सकती है और समय समय पर सरकार उठाती भी, कई सारे ऑप्शन हैं। लेकिन दो जो बातें आपने कही भट्टाचार्य साहब वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला, कंजम्पशन कैसे बढ़ाया जाए, और दूसरा जो प्रोजेक्ट ठहरे हुए हैं, प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, निजी निवेश नहीं हो रहा है, उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए, ये एक बड़ा चैलेंज होगा। और इस दोनों ही चीज़ों से, कंजम्पशन और प्राइवेट कैपेक्स बढ़ाने से सीधा नाता रिश्ता जिस शख्स का है जो हमारे पैनल में है वह है निरंजन हीरानंदानी साहब। हीरानंदानी साहब, ये दो बड़ा चैलेंज है। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग भी इसको एक्सपीरियंस कर रहे होंगे कि कंजम्पशन लोगों का कम हुआ है, और आपका सेक्टर तो सीधा B2C सेक्टर जहाँ कंज्यूमर सीधे आपके पास आता है, कंजम्पशन कम हुआ है। और दूसरा कि प्राइवेट कंपनियां इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही हैं तमाम इंसेंटिव देने के बाद भी। तो इस दोनों को लिए क्या किया जा सकता है? लक्ष्मण जी नमस्कार। बहुत खुशी होती है, बजट का समय होता है, एक अपेक्षा रहती है लोगों में कि जो ग्रोथ देश में हुआ है वो पर्कुलेट होके हर एक को उसका फायदा मिल जाए। एक तो कॉर्पोरेट साइड पर होता है, एक जो छोटे MSMEs हैं और जो इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, और वो भी ये सोच विचार में है कि बजट में हमें क्या फायदा होगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो फर्क अंतर रहा है वो है कॉर्पोरेट टैक्स और इंडिविजुअल टैक्स रेट और पार्टनरशिप टैक्स रेट में। जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं उनको टैक्स रेट है 25 और 15%, और जो पार्टनरशिप कर रहे हैं या इंडिविजुअल जो कमा रहे हैं उनको है मैक्सिमम रेट ऑफ टैक्स इज 37%। ये अंतर के कारण अभी भी ब्लैक मनी हमारे मार्केट में चल रहा है। तो मेरे अंदाज से फर्स्ट फोकस ये रहना चाहिए कि ये जो फासला रहा है बिटवीन इंडिविजुअल टैक्स रेट और वो, उसको कम करने की जरूरत है। और मेरे अंदाज से उसके हिसाब से टैक्स कलेक्शन बढ़ जाएंगे, कम नहीं होगा। सो ओवरऑल जो देखा जाएगा तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये टैक्स रेट की जो अंतर है वो होना चाहिए, और उसके हिसाब से लोग और भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि उनका रिटर्न जो है सिर्फ स्टैटिक इनकम के ऊपर नहीं होगा, उनको इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन भी काफी बढ़ जा सकता है, बिकॉज यू विल हैविंग मोर मनी इन द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल पर्संस। तो दैट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेरे अंदाज से करने की जरूरत है, आवश्यकता है। दूसरी बात रही है वो है मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एवरी सेक्टर। आज की तारीख में आप इन्वेस्टमेंट बोल रहे हैं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जो है उसका मल्टीप्लायर फैक्टर हर एक इंडस्ट्री में नहीं हो रहा। तो उनको, जैसे हाउसिंग की बात है, वहां हमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, क्योंकि जब तक हम ये नहीं करेंगे तो हमारे पास GDP ग्रोथ हो जाएगा, लेकिन अनटिल मल्टीप्लायर इफेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होगा तब तक हमें फायदा नहीं होगा। तो हमारे जो रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर है, इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन द कंट्री आफ्टर एग्रीकल्चर। तो मेरे अंदाज से यहाँ राहत देने की जरूरत है। हम सोच रहे हैं कि जो इंडिविजुअल्स हम हाउसिंग सेक्टर को हम राहत देंगे तो ऑटोमेटिकली इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, और 260 इंडस्ट्रीज जो हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर को सप्लाई करते हैं उसमें भी बढ़ोतरी हो जाएगी। एंड आत्मनिर्भरता जो भारत को करना है, जैसे चीन ने किया था फॉर द पर्पसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर,
25 साल में जो 5 गुना जो ग्रोथ हो गया है वो हिंदुस्तान तब कर सकेगा, और हम जीडीपी ग्रोथ जो आज 6.5% पर गिर गया वो फिर 8 और 9 और 10% भी हो सकता है। हमारे फोकस इस क्षेत्र में होगा। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वो है स्लम्स की बात। एक हमने महाराष्ट्र में दिखाया है, जिसे धारावी में हम स्कीम अदानी के द्वारा हम कर रहे हैं। हम पूरा जो स्लम्स बॉम्बे में है हम पूरा एलिमिनेट कर सकते हैं। मेरे अंदाज से इसके ऊपर सरकार को गौर करने की जरूरत है, और मेरे अंदाज से इसके हिसाब से हम पूरे एक परिवर्तन कर सकते हैं। काफी इन्वेस्टमेंट किया है मेट्रोज में जो हम कर रहे हैं, टियर 2 और टियर 3 सिटीज। तो लक्ष्मण जी, मैं क्या सोच रहा हूं कि 3 लेवल्स पर यह करना है। लेवल 1 इंडिविजुअल टैक्स रेट, नंबर 2 जो इस क्षेत्र में हमारे पास ग्रोथ एम्प्लॉयमेंट के साथ जुड़ा हुआ है वहां हमारे कंसंट्रेशन ज्यादा करना है, और जहां रोटी कपड़ा मकान, आज की तारीख में रोटी कपड़ा हमने पहुंचा दिया है ज्यादातर लोगों पर, लेकिन मकान के क्षेत्र में हाउसिंग, जैसे हमें रेंटल हाउसिंग करना है, आज की तारीख में हम ओनरशिप हाउसिंग कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका जैसे अमीर देश में भी 50% लोग जो रेंटल हाउसिंग में रहते हैं। तो मेरे अंदाज से उस क्षेत्र में भी क्या ये एक बहुत दिनों से डिमांड रही भी है, ये बहुत दिनों से डिमांड रही भी है रेंटल हाउसिंग को लेकर के, और समय समय पे इस पर गंभीर चर्चा भी हुई है, लेकिन अभी तक ऐलान नहीं हुआ। लेकिन जो 3 बातें आपने कही बहुत ही विस्तार से चर्चा करने वाली मुद्दे हैं ये, क्योंकि तीनों का बहुत ही मल्टीप्लायर इफेक्ट पड़ने वाला है। लेकिन सबसे ज़्यादा और कह सकते इमीडिएट ज़रूरत जो महसूस की जा रही है वह कंजम्पशन को कैसे बढ़ाया जाए, और इसका एक उपाय जो आपने सुझाया वो था इनकम टैक्स में रिडक्शन करना, पर्सनल इनकम टैक्स में। और आपने बखूबी आंकड़ों के आधार पर बताया भी कि कॉर्पोरेट टैक्स और इंडिविजुअल इनकम टैक्स में फासला कितना ज़्यादा है, और यहाँ तक कि अलग अलग इंडस्ट्री चैम्बर ने भी जब वित्त मंत्री के साथ बैठक की थी तो इसे फासले को कम करने की बात कही गई। और जाहिर तौर पे जब इनकम टैक्स घटाएंगे तो लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो खर्च करेंगे तो पूरा इन्वेस्टमेंट साइकिल या फिर ग्रोथ साइकिल पूरा आगे फिर से पटरी पर आना शुरू हो जाएगा। हमारे साथ अश्विनी महाजन जी हैं, डॉक्टर अश्विनी महाजन। अश्विनी जी, ये इनकम टैक्स में कटौती करना ये हर बजट से पहले हर एक शख्स की ख्वाहिश होती है कि काश इनकम टैक्स घटा दिया जाए। सरकार करती भी है, लेकिन जब करती है तो आलोचना ये की जाती है कि बड़ा ही ब्यूरोक्रेटिक अंदाज में किया गया, बहुत ही कंजूसी के साथ किया गया, बहुत ही कम किया गया। तो इस बार क्या अपेक्षा की जाए कि शायद दिल खोल करके सरकार इस तरफ कदम उठाएगी? देखिए, कुल मिलाकर के ये सारा बजट के मैथ्स पर निर्भर करेगा। हम लंबे समय से जो फिस्कल कंसोलिडेशन की तरफ आगे बढ़े, फिस्कल डिसिप्लिन की बात हो रही थी, फिस्कल डेफिसिट को कम करने की बात हो रही थी, क्योंकि वो महंगाई से जुड़ा हुआ है। लेकिन अभी कुछ अर्थशास्त्रियों के बीच में यह मत बन रहा है कि जरूरी नहीं है कि हम उसी अंदाज में उसको कम करने की तरफ आगे बढ़ें, यानी सरकार को ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत है। यहाँ पर जो इनकम टैक्स की रेट को कम करने की बात है वो मुझे लगता है कि सरकार के ध्यान में होता ही है, क्योंकि ये लोकप्रिय कदम है और सरकार लोकप्रिय निर्णय लेने की तरफ जाती ही है। लेकिन इसके साथ ही साथ ये भी जरूरी होता है कि जो बॉटम ऑफ द पिरामिड, जो निचले स्तर पर जो लोग हैं, उनके जीवन स्तर में कैसे सुधार आए, उसके लिए रिसोर्सेज की जरूरत होती है। तो जाहिर है ऐसे में रिसोर्सेज को इकट्ठा करना यह भी सरकार की एक नीति रहती है, एक जरूरत भी रहती है। और अब आप देखिए कि पिछले कुछ सालों में लगभग 4 करोड़ घर बनाए गए। अभी धारावी की बात हो रही थी, कल दिल्ली में एक स्लम के लिए के ऊपर जहां झुग्गी, जहां वहां मकान की बात हो रही है, प्रधानमंत्री उसका शायद उद्घाटन करने वाले। तो ऐसे में इस प्रकार के जो जन कल्याणकारी कदम हैं, हम बहुत लंबे समय से सुन रहे थे कि लोग कच्चे घरों में रहते हैं, लेकिन अब वो उनके लिए पक्के घर बन रहे हैं, झुग्गियों के स्थान पर पक्के मकान बनाए जा रहे हैं। उसी प्रकार से आयुष्मान भारत योजना हो या बिजली हो, पानी हो, यह भी बहुत जरूरी है। यानी रोटी कपड़ा तो मिल गया, मकान भी उतना ही जरूरी है जैसा अभी बात आई। तो ऐसे में इसके लिए संसाधनों की जरूरत होती है। तो इसलिए मुझे लगता है
कि सरकार एक बैलेंस्ड व्यू जरूर लेगी। जो आपने प्रश्न किया कि जो इनकम टैक्स के रेट्स हैं उसके बारे में, ये बात सही है कि लंबे समय से जो छोटा रोजगार करने वाले लोग हैं उनके ऊपर जो टैक्स का दबाव है वो ज़्यादा है। लेकिन ये भी बात सच है कि जब हमारी सरकार में लोगों से बातचीत होती है तो ये बात आती है कि जो सैलरीड क्लास है वो तो उसके पास तो कोई खर्चे काटने को होते नहीं हैं, लेकिन जो बिजनेसेस हैं वो खर्चे किसी भी प्रकार के खर्चे अपने इनकम में डाल करके उसको कम कर दिखा सकते हैं। तो ऐसे में सरकार जो सैलरीड क्लास के लिए इनकम टैक्स के जो रिबेट है वो कैसे करे, तो पिछली बार उन्होंने स्टैंडर्ड डिडक्शन करके किया था, लेकिन कैसे उस पर कर का बोझ कम हो ताकि उनके पास में हाथ में ज़्यादा पैसा आए। लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि जो निचले तबके के लोग हैं, जो छोटे स्तर पर लघु उद्यमी हैं, उनके हाथ में ज़्यादा आमदनी आने के लिए उनके लिए व्यवसाय आसान बनाना जरूरी है। अभी एक बड़ा चैलेंज रहता है। इन्वेस्टमेंट की बात आ रही थी कि हमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की जरूरत है। बड़े उद्यमी, मैं माफी चाहूंगा, बड़े उद्यमी बहुत अच्छे मूड में इस प्रकार से नहीं रहते कि इनकम उनका इन्वेस्टमेंट बढ़े, क्योंकि उनको तरह तरह की आशंकाएं हैं। लेकिन छोटे उद्यमी इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। इस पे अश्विनी जी, इस पे थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। अगले सवाल के जवाब में जब आऊंगा तो इस पे भी चर्चा होगा कि आखिर सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद, कॉरपोरेट टैक्स घटाने के बावजूद, अलग इंसेंटिव देने के बावजूद निजी इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रहा है, कहाँ पे आशंका है, क्या डर है। लेकिन एक जो सबसे प्रमुख मुद्दा था, कंजम्पशन बढ़ाने का एक उपाय है इनकम टैक्स में रिडक्शन करना। सुनील सुब्रमण्यम साहब, एक दलील ये भी दी जाती है कि आप थोड़ा सा रिलैक्स करिए फिस्कल डिसिप्लिन को। अगर इनकम टैक्स के में छूट आपको ज़्यादा देनी हो, थोड़ा सा खर्च आपको ज़्यादा करना पड़े, तो जो 4.5% का लक्ष्मण रेखा आपने बांध रखा है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के फिस्कल डेफिसिट का टारगेट, अगर 4.5 नहीं 4.6 भी आ जाए तो चलेगा। ये कई एक राय निकल कर सामने आ रही है इन दोनों बजट से पहले। मेरा सवाल आपसे ये है कि मान लिया जाए सरकार फिस्कल डेफिसिट पे थोड़ा सा डिसिप्लिन में रिलैक्सेशन देती है, 4.5 की जगह 4.6 तक जाती है, थोड़ा सा ढील देती है, तो क्या बाजार नाराज हो जाएगा? एफआई डीआई नाराज हो जाएंगे? डीआई को छोड़िए, एफआई जरूर नाराज हो जाएगी, क्योंकि एक डिसिप्लिन का पाथ उनके लिए इम्पोर्टेंट है इंडिया की रिस्क रेटिंग के लिए। और कई देश जो कि बास्केट केस बन गए हैं क्योंकि फिस्कल इनडिसिप्लिन के कारण बन गए हैं। तो मेरा मानना है कि फिस्कल डेफिसिट पे वो हाथ नहीं रखेंगे, जो प्रोग्राम उन्होंने दिया है उसके ऊपर कायम रहेंगे और इसी से एफआईएस खुश होंगे। तो वहां पे उनको लिमिटेड रूम है। रूम कहाँ पे है? देखिए, अभी अप्रैल टू नवंबर का जो आंकड़े सामने आए देख रहे हैं तो 1.25 लाख करोड़ टैक्स कलेक्शन लास्ट ईयर अप्रैल टू नवंबर से ज्यादा बढ़े हैं। तो रूम उनके पास था खर्चा करने के लिए। खर्चा कहाँ किया? उन्होंने करीबन 75,000-80,000 करोड़ रेवेन्यू में खर्चा किया और उसी 75,000-80,000 को कैपेक्स में घटा दिया। तो दोनों में शिफ्ट किया और फिस्कल डिसिप्लिन अभी तक 52% ऑफ साल का फिस्कल डेफिसिट अप्रैल टू नवंबर में किया है। यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री की सोच क्लियर है कि हम फिस्कल डिसिप्लिन को मेंटेन करेंगे और जो भी अगर कंजम्पशन को बढ़ाना है तो कैपेक्स को घटा कर ही करेंगे। तो इसीलिए इस साल वो कैपेक्स के नंबर जो पहले 11 लाख करोड़ किया था, मैं नहीं मानता हूं कि इस साल रियल एस्टिमेट, रिवाइज एस्टिमेट जो कहते हैं उसमें वो आएगा और उससे वो शायद ग्रोथ पेश करेगी। मगर फिस्कल डेफिसिट एक लक्ष्मण रेखा है जिसको वो पार नहीं करेगी क्योंकि एफआईएस नाराज हो जाएंगे। तो ये बात मन में रखना चाहिए। और डीआईएस शायद मांगेंगे कि फिस्कल डेफिसिट को लूज करो, पर प्रॉब्लम क्या है देश में? अब गवर्नमेंट की कैपेक्स एक लिमिटेड तरीके तक ही देश को आगे बढ़ा सकती है। प्राइवेट सेक्टर, जैसे आपने सही मुद्दे को पकड़ा, प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल कैपेक्स में, इसके बावजूद कि उनको लोएस्ट टैक्स रेट मिला है, पीएलआई के जरिए इंसेंटिव मिला है, फिर भी प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स में अपना दोनों पैर नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देश में अभी भी 75-76 उस लेवल पे अटक गया है। तो कंजम्पशन को पहले एड्रेस करके कैपेसिटी में बढ़ाएंगे तभी ये इंसेंटिव्स काम आएंगे। तो मेरे ख्याल में बजट में इस बार
कैपेक्स पे कम ध्यान देकर कंजम्पशन पे अगर ध्यान देंगे, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कंजम्पशन में, अभी भी ऑटो के आंकड़े आए, जबरदस्त दिसंबर में सेल्स हुई, क्यों? बट ये हाई एंड है, तो हाई एंड कंजम्पशन में प्रॉब्लम नहीं है। के शेप रिकवरी, 100 करोड़ के घर हीरानंदी साहब बताएंगे आपको कि आसानी से बिक रहे हैं, बड़े बड़े चीज बिक रहे हैं, मगर छोटी छोटी चीज नहीं बिक रहे हैं, जो एफएमसीजी सेक्टर या मास रिटेल में जो होता है, तो वहां पर कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है। मेरे ख्याल में टैक्स रेट का कट, कितने लोग टैक्स पे करते हैं देश में, उनको राहत देने से फायदा नहीं है। हम आम जनता को कुछ ना कुछ फायदा कंजम्पशन करने के लिए करना है, और वहां पे दो चीज सामने उठती है, एक इन्फ्लेशन का असर, क्योंकि लोगों के कंज्यूमर सरप्लस इन्फ्लेशन की बढ़त के कारण वो घट रही है, तो इसलिए उनको कॉन्फिडेंस नहीं खर्चा करने का। तो पहले इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, वो आरबीआई का काम भी है, पर गवर्नमेंट भी फिस्कल तरीके से इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकती है, क्योंकि ये सप्लाई साइड का इन्फ्लेशन है। इंडिया में कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है, डिमांड पुल का नहीं है, हम अभी भी कॉस्ट बेस्ड इकोनॉमी है। तो जो भी चीज सप्लाई को ईज करने में, इन्फ्लेशन को ईज करने में करेंगे, और एक आम जनता की पॉकेट में आप थोड़ा पैसा ज्यादा देंगे, तभी आपको वो कंजम्पशन में शिफ्ट होगा, और एक कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। तो टैक्स रेट मार्केट के लिए पसंद होगा, मगर आम जनता, कितने लोग टैक्स, रूरल इंडिया में कोई एग्रीकल्चर से कोई टैक्स नहीं पे करता है। तो मेरे ख्याल में एक ब्रॉड बेस्ड कंजम्पशन रिवाइवल का स्टोरी ही आपको अल्टीमेटली प्राइवेट सेक्टर की कैपेक्स की शुरुआत करवा सकती है, क्योंकि कॉर्पोरेट को जो इंसेंटिव देना था वो दे दिया है। तो मेरे ख्याल में फिस्कल डेफिसिट को नहीं छूना है, क्योंकि एफआईआई बहुत नाराज हो जाएंगे, और सेकंड, ये कैपेक्स और कंजम्पशन का बैलेंस को मेंटेन करना ही सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है निर्मला जी के सामने। बिल्कुल। हीरानंदानी साहब, जो अभी सुनील सुब्रमण्यम जी कह रहे थे कि जो कंजम्पशन आ भी रहा है, जो कंजम्पशन बढ़ने के आंकड़े भी दिख रहे हैं, चाहे ऑटो के हों, चाहे घर के हों, या फिर दूसरे प्रोडक्ट के हों, तो हाई एंड पे है, लो एंड पे या फिर एंट्री लेवल पे ये नहीं दिख रहा है, और आपने कई बार इस चीज़ को हाईलाइट किया भी है। तो मेरा सवाल ये है कि ये एंट्री लेवल के, या फिर आपके इंडस्ट्री की भाषा में कहें तो अफोर्डेबल हाउसिंग जैसे सेगमेंट में कंजम्पशन बढ़े, डिमांड आए, इसके लिए क्या लोगों के हाथ में पैसा देना है इनकम टैक्स घटा करके, या फिर कुछ इस तरह से इंसेंटिव देना? कई लोग कह रहे हैं वाउचर स्कीम चला दीजिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं अफोर्डेबल हाउसिंग या फिर हाउसिंग इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम जो था कुछ उसको फिर से लाइए। तो क्या इस तरह के सेक्टर वाइज टारगेटेड इंसेंटिव देना ज़्यादा अच्छा होगा, या फिर लोगों के हाथ में सीधे पैसे दे दें टैक्स घटा के, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा? आप लोगों को क्या सूट करता है? लक्ष्मण जी, एक बात सबको ध्यान में रखना है, हम जब भी डिमोनेटाइजेशन किया 2016-17 में, तब हमारे पास कैश इन सर्कुलेशन होती 16 लाख करोड़। आज के तारीख में आप जो टैक्स रेट ज्यादा रखा है, इसके कारण कैश जो सर्कुलेशन में है वो 35 लाख करोड़ रुपया हो गया है। तो टैक्स रेट आप घटाएंगे तो आपका टैक्स कलेक्शन डबल होगा, कम नहीं होगा। कॉर्पोरेट टैक्स रेट कलेक्शन बढ़ गया है क्योंकि आपने टैक्स रेट कम कर दिया है। इंडिविजुअल का कलेक्शन उतना ही गौर से बढ़ जाएगा जब आप टैक्स रेट ये 37% है, उसको आप 25% कर देंगे तो आपका कलेक्शन डबल होगा, ग्रामीण विभाग से भी होगा, सब होगा। सुब्रमण्यन जी ने बताया कि ये टारगेट रेट होना चाहिए, लेकिन प्राइमरी जो कंसर्न है वो आज के तारीख में इंटरेस्ट रेट जो आरबीआई पकड़ के रखी है वो काफी डेंजरस रहा है। वहां जो अफोर्डेबल सेगमेंट में है, सुब्रमण्यन जी का बात सही है, हमें ये इसके जो सोल्यूशन इमीडिएट आप कर सकते हैं वो आप आरबीआई के द्वारा इन जो रेट्स हैं, 2 मेंबर कमीशन के अपना वो जो कमिटी है वो सुझाव दिए थे लास्ट मीटिंग में कि एटलीस्ट 50 बेसिस पॉइंट करना चाहिए। वो आप करने से इमीडिएटली आपका कंजम्पशन पैटर्न बन जाएगा। अफोर्डेबल हाउसिंग के लोग जो ईएमआई नहीं भर सकते, 2 साल पहले ब्याज जो था वो 6.5% था, आज की तारीख में वो 8.5% है, माना उनकी ईएमआई का कॉस्ट 25% बढ़ गया है। वो अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं कर रहे हैं, और उसके कारण जो नीचे के जो ऑर्डिनरी लोग हैं उनको ये प्रॉब्लम रहा है, और उनके कारण आप ऑटोमेटिकली अन्याय कर रहे हैं। और देखिए ये लोग जो हम
इंडियन इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और हमको डिविडेंड मिलता है, तो डिविडेंड हमारे पास आता है तो हमें 37% टैक्स देना है। हम नॉन रेजिडेंट है, विलायत से कोई कंट्री से हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो लोग टैक्स 10% देते हैं। ये डिफरेंशियल आपने जो किया है उसके कारण जो सरप्लस कैश बन रहा है इंडिविजुअल के पॉकेट में वो विलायती लोगों को बन रहा है। और जो इंडियन इन्वेस्टमेंट, पहले हमारे पास डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन है, टैक्स था 15% और लोगों को टैक्स फ्री था जो डिविडेंड पहुंचता है। तो जो फॉरेनर इन्वेस्ट करता है और इंडियन इन्वेस्टर है उनको एक पद पर रखते थे, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन अवेलेबिलिटी जो ऑर्डिनरी लोगों के पास है, जो पैसे आते हैं वो कम आते हैं। तो आप अंतर कैसे कर सकते हैं कि फॉरेनर को टैक्स कम इंडिया में कम आएगा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, और जो इंडियन इन्वेस्टर है, मैं इन्वेस्ट करता हूं, मुझे पैसे मिल रहे हैं कॉर्पोरेट से डिविडेंड में, तो मुझे 37% हमको टैक्स भरना पड़ता है, वो डिविडेंड हमारे पास आता है। और हम फॉरेनर में ही नॉन रेजिडेंट या फॉरेनर से पैसे हम कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट या कैपिटल में एक्यूमुलेट करें, मेरे पास डिविडेंड आए तो मुझे टैक्स है। तो ये टैक्स रेट आप जब तक कम नहीं करेंगे, ब्याज का रेट आप जब तक नहीं करेंगे, अफोर्डेबल हाउसिंग आप बढ़ोतरी नहीं कर सकते, आप कुछ भी करिए नहीं हो सकता है। तो ये दोनों एरिया पर, ये सिर्फ अफोर्डेबल हाउसिंग का ही नहीं, ये जितने भी एंट्री लेवल के जो डिमांड की बात है, एंट्री लेवल के प्रोडक्ट की, वो सारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ाने के लिए कुछ इस तरह के कदम उठाने पड़ेंगे। रमन अग्रवाल साहब, आप सीधे तौर पर उस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं जो कंजम्पशन के लिए एक ब्रिज का काम करती है। आम लोगों को पैसा चाहिए होता है कुछ सामान खरीदने के लिए, तो लोन लेते हैं, चाहे बैंक से लोन लेते हैं, एनबीएफसी से लेते हैं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से लेते हैं, और फिर जाके सामान खरीदते हैं। लेकिन हम लोगों ने ये देखा है कि जो अब डेटा आने शुरू हुए हैं वो है कि वहाँ भी ग्रोथ रेट काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। तो मेरा दो सवाल है, पहला कि ये क्यों कम हुआ है, और दूसरा इसको लेकर आप लोगों ने वित्त मंत्री से मुलाकात की तो वहाँ पर क्या आप लोगों ने अपनी मांग रखी? देखिए, दो पहलू, एक तो इकोनॉमिक कारण है, वो मुझे लगता है जैसे हीरानंदानी साहब ने और डॉक्टर महाजन आपको बेटर बता पाएंगे। लेकिन जहां तक बात हमारे एंड से है, एक चीज मैं जरूर कहूंगा, ये आपने बात कही कि एनबीएफसी सेक्टर जो है जिस सेगमेंट ऑफ बोरोस को केटर करता है वो बिल्कुल बॉटम ऑफ द पिरामिड, छोटे जो कारोबारी है सेगमेंट जिसको हम बोलते हैं उसको करता है। अब दिक्कत ये हो गई कि एनबीएफसी सेक्टर, देखिए एनबीएफसी एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी है, हमारा रॉ मटेरियल भी पैसा है, हमारा फिनिश प्रोडक्ट भी पैसा है, हम पैसा बोरो करते हैं और आगे मार्केट में लेंड करते हैं। अब जो हम पैसा बोरो करते हैं, आज तक हमारा एक जो पैसा बोरो करने का एक बहुत बड़ा जरिया था बैंक। अब लास्ट ईयर नवंबर में आरबीआई ने ये कहा कि एनबीएफसी की बैंक पर जो निर्भरता है वो बहुत ज्यादा हो गई, तो उन्होंने इसलिए एक रिस्क वेट बढ़ा दिया, बैंक लेंडिंग जो एनबीएफसी पे होती है उस पर रिस्क वेट बढ़ा दिया। उसका नतीजा ये हुआ कि बैंक लेंडिंग टू एनबीएफसी काफी कम हो गया। अब वो जो कम हुआ तो, लेकिन मार्केट में क्रेडिट की डिमांड थी। अब जो कंपनियां थी बड़ी एनबीएफसी ने, कुछ ने, अगर आप डेटा देखें, अभी अक्टूबर का डेटा आरबीआई ने रिलीज किया, बाहर से पैसा बोरो करना शुरू किया। अक्टूबर के महीने में ही एनबीएफसी ने $5.5 बिलियन की फॉरेन बोरिंग्स की है। और डॉक्टर महाजन ने मुझे स्पेशली एक दिन फोन करके ये बात पूछी थी कि रमन जी ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये नतीजा इसीलिए है क्योंकि डोमेस्टिकली एनबीएफसी को पैसा मिलना मुश्किल हो गया है, बैंक बोरिंग भी, लेंडिंग भी कम हो गई। तो हमने इसीलिए सरकार से ये कहा कि क्या सरकार ये सोचे कि एक डेडिकेटेड फंड बनाया जाए, जो फंड एमएसएमईज, स्मॉल बोरोअर्स, स्मॉल बिजनेसेस और छोटे जो ग्रीन फंड जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर रूफटॉप, इस तरह की फंडिंग के लिए जो यूज होने का पैसा है, वो पैसा फंड जो है सरकार सिडबी या नाबार्ड जैसी संस्था को दे और वो आगे एनबीएफसी को वो पैसा दे। तो उससे क्या होगा, एक एनबीएफसी को पैसा मिलेगा, बोरिंग मिलेगी, एनबीएफसी की ओवरसीज बोरिंग कम होगी, और छोटे एनबीएफसी जो आज बहुत सी ज्यादा बैंकों पर निर्भर थी उन तक पैसा पहुंचेगा, और जब ये फंडिंग पहुंचेगी तो आगे मार्केट में कम लोअर इंटरेस्ट रेट पे लेंडिंग हो पाएगी और ज्यादा लोगों तक ये पैसा पहुंचेगा मार्केट में और ज्यादा इकोनॉमी में ये बूस्ट करे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है हमारे एनबीएफसी पर्सपेक्टिव के लिए कि हमारी अपनी फंडिंग सोर्सेज की डाइवर्सिफिकेशन
बहुत जरूरी है। बैंकों से समझ में आया निर्भरता कम करनी है, लेकिन उसका और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। उसके लिए हमने कहा है डेडिकेटेड फंड बनाइए, रिफाइनेंस विंडो हमें दीजिए। जैसे आपने हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए नेशनल हाउसिंग बैंक बनाया, वो रिफाइनेंस करता है हाउसिंग फाइनेंस को। इसी तरह सिडबी या नाबार्ड को फंड दिया जाए, वो आगे एनबीएफसी को फंड करे। बिल्कुल, ये जो है अश्विनी महाजन जी, ये एनबीएफसी के लिए एक बड़ा चैलेंज रहा है, क्योंकि एनबीएफसी ऐसे जगहों पे जाता है जहां पे बैंक नहीं पहुंच पाता। जो अनबैंक्ड जो लोग होते हैं, इलाके होते हैं, वहां पे जाके एनबीएफसी काम करते हैं। और फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करें या फिर डोर टू डोर बैंकिंग की बात करें, उसमें इनकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। आरबीआई ने जाहिर तौर पर रिस्क वेटेज बढ़ाया, इस वजह से दिक्कत हुई, लेकिन सरकार के तौर पर यहाँ तो हमें लगता है एक कदम उठाना चाहिए। नहीं, ठीक है, ये तो एनबीएफसीज को फाइनेंस की अवेलेबिलिटी कराना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए जब मुद्रा योजना की परिकल्पना की गई थी तो उसमें एनबीएफसीज के रोल को ऐसा सोचा था कि एनबीएफसीज के रोल को बढ़ाया जाएगा, उनको पैसा उपलब्ध कराया जाएगा ताकि वो जो लास्ट मैन तक डिलीवरी कर सकें। लेकिन समहाउ उसमें जो मुद्रा योजना बाद में बनी रघुराम राजन जी के नेतृत्व में, वो फिर उसको आगे नहीं बढ़ाया जा सका। ये एक विषय है जिसको समाधान करना जरूरी है। लेकिन मैं यहाँ पर बहुत बातें आ रही हैं। देखिए, टैक्स घटा करके हम सब कुछ अच्छा कर सकते हैं, ये बातें पहले से ही चली आ रही कि आप कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दीजिए। हमने कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दिया, लेकिन इन्वेस्टमेंट फिर भी नहीं आई। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ गलतियां हैं जो पुरानी हैं, चल रही हैं दशकों से, उसको भी सुधारने की जरूरत है। और कुछ गलतियां ऐसी हैं जो वर्तमान में अभी नई उभर करके आई हैं, जिसमें इन्फ्लेशन टारगेटिंग की बात आ रही है कि देखिए, आज इस समय जरूरत है ग्रोथ की, और इन्फ्लेशन जो है वो अधिकांश इन्फ्लेशन फूड इन्फ्लेशन है। और बार बार अर्थशास्त्री कह रहे हैं, और भारत के आर्थिक सलाहकार भी, भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वर जी ने भी कहा कि ये तो नहीं है, फूड इन्फ्लेशन जो है वो इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड नहीं है। तो इसलिए इंटरेस्ट रेट को घटाने की योजना बनानी चाहिए। ये इंटरेस्ट रेट को घटाना इसलिए भी जरूरी है कि कॉर्पोरेट्स जो हैं उनको बहुत मजा आता है कि क्योंकि वो 8% पर अपना पैसा रख करके उनको इन्वेस्टमेंट करने की क्या जरूरत है, क्योंकि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो उनका बॉन्ड रेट यील्ड कम होगी, तो स्वाभाविक तौर पर वास्तविक उसमें निवेश करेंगे। ये भी बहुत जरूरी है। दूसरा जो मैं गलतियों की तरफ इशारा यहाँ कर रहा हूं वो ये है कि इतने वर्ष से हमारी जो इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के जो प्रयास हो रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत के तहत बहुत सारा प्रयास किया जा रहा है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम दिए, बाकी सब स्कीम्स दे रहे हैं, लेकिन फिर भी इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ रही है। तो उसमें कहीं ना कहीं इस बात का भी है कि चाइनीज डंपिंग जो पहले हो रही थी, अब दोबारा से वही डंपिंग दोबारा से शुरू हो गई है। और उस डंपिंग के कारण हमारे जो रियल इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं, बड़े उद्योग लगाने वाले लोग हैं, वो आशंकित हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो कैसे चलेगा। तो इसलिए इस सब चीजों का समाधान के लिए भी इस बजट में या बजट के बाद भी इसके कुछ पहलुओं पर विचार करना पड़ेगा। इस बात के लिए जब हमारी बैठक हुई तो अर्थशास्त्रियों के मन में एक बात जरूर थी। हाँ, बिल्कुल, ये तो दरअसल कई सारे सेक्टर हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग के लिए, मैन्युफैक्चरिंग है, मेटल सेक्टर है, वहाँ पे एक बड़ा कंसर्न है कि काफ़ी सस्ती कीमत पर चाइनीज चीज़ें यहाँ पे डंप हो जाती हैं, फिर हम उस कीमत पे बना नहीं पाते, तो हमारा सामान को खरीदेगा नहीं। हाँ, बोलिए। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसके लिए एक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी बनाने की जरूरत है। और अभी तक क्या है कि हम टैरिफ को तो उसी स्तर पर रखेंगे, निचले स्तर पर, और मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगी। ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि जब जो टैरिफ कम होने पर ऊपर से डंपिंग होने के कारण एक्सेस कैपेसिटी चाइना में इतनी ज्यादा है, वो हमारे लिए संकट का कारण बनी हुई है। क्योंकि एक्सेस कैपेसिटी के कारण वो किसी भी कीमत पर यहाँ डंप करने के लिए तैयार हैं। और भी उनके अनएथिकल मेथड्स रहते हैं, उनके बारे में आप सब लोग बार बार चर्चा करते ही हैं। तो ऐसे में हमें टैरिफ बढ़ाने की जरूरत होगी और WTO कंप्लायंट होगा, यानी
आज WTO में हमारे पास ये साधन है और पूरी दुनिया में टैरिफ बढ़ाने की बात हो रही है, अमेरिका में टैरिफ बढ़ाने की बात हो रही है। और आत्मनिर्भरता कैसे आ सकती है जब भारत में निवेश ही नहीं होगा उन चीजों में जो उत्पादन अभी हम जिसके लिए चाइना पर निर्भर कर रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स है, चाहे वो केमिकल्स हैं, चाहे वो सोलर पैनल्स, सोलर के जो इनपुट्स हैं। ऐसे में जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं उनका भारत में बनना बहुत जरूरी है और उसके लिए हमें इसीलिए आपको याद होगा कि बिल्कुल ग्लोबल सप्लाई चेन में बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी बनाने की जरूरत है और नीति आयोग ने इस तरफ एक ग्लोबल सप्लाई चेन पे रिपोर्ट भी दी थी जहां पे भारत की भागीदारी बढ़ाई जाए, तो ये भी एक विषय है। और दूसरा कि कंजम्पशन कैसे बढ़े और ग्रोथ कैसे पैटरी पर आए, इस पे एक बड़ा डिबेट है कि प्राइवेट कंजम्पशन क्यों नहीं आ रहा। हर बजट से पहले ये मुद्दा उठता है, इसके लिए सरकार कदम भी उठाई फिर भी नहीं आ रहा है। ये सवाल लेकर के मैं आऊँगा AK भट्टाचार्य साहब के पास, फिर हीरानंदानी साहब के पास, लेकिन फिलहाल एक वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज़ अड्डा और ख़ास चर्चा हम लोग कर रहे हैं कि बजट में किन की मांग पूरी होगी और वित्त मंत्री के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है। ब्रेक पे जाने से पहले मुद्दा ये उठ रहा था कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ाया जाए। हीरानंदानी साहब, ये सवाल लेके मैं आपके पास आ रहा हूँ, चूँकि दो दलीलें दी जाती हैं। एक, डिमांड आएगी तो अपने आप प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। दूसरी दलील ये दी जाती है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा कम है, इसको बढ़ाना चाहिए। और तीसरा, जो अभी अश्विनी महाजन साहब कह भी रहे थे कि चाइनीज डंपिंग इतना ज़्यादा होता है कि उस प्राइस को मीट कर पाना मुश्किल होता है। आपको क्या लगता है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जितना सरकार चाहती है, अपेक्षा करती है, उतना हो नहीं पा रहा है? कहाँ पे डर, कहाँ पे है? डर नहीं है, आपको कैपेसिटी हर क्षेत्र को बढ़ाने की जरूरत है। आप देखिए, जैसे डॉक्टर महाजन जी ने कहा, NBFCs की जो बोरोइंग कैपेसिटी है वो कम कर दी है। आपका बोरोइंग रेट NBFC के साथ एवरेज 16 से 18% है, एवरेज बोरोइंग। कुछ रेट्स भी 20 और 21% है, क्योंकि उनको जो पैसे मिल रहे हैं वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिल रहे हैं। तो जब तक RBI और केंद्र सरकार इसमें इंटरवेंशन नहीं करेंगी, आपको ये राहत जब तक नहीं मिलेगी। आपको जो ग्रोथ मल्टीप्लायर इफेक्ट MSME से चाहिए, ऑर्डिनरी लोगों से चाहिए, वो नहीं जाएगा। जब तक आप टैक्स रेट्स कम नहीं करेंगे, जो कैश आज के तारीख में RBI की सर्कुलेशन में 35 लाख करोड़ रुपया सर्कुलेशन में है, वो कैश नेचुरली सर्कुलेट जब तक चलेगा तब तक ब्लैक मनी भी होगा और लोग टैक्स नहीं देंगे। तो आपको दोनों काम करने की जरूरत है एक साथ में। ये दोनों करने से आपका ब्लैक मनी 50% कम हो जाएगा। ये 35 लाख करोड़ जो हो गया, नहीं तो फिर डिमोनेटाइजेशन सरकार को करनी पड़ेगी। तो उसके हिसाब से आज के तारीख में इंटरेस्ट रेट आप कम करेंगे तो NBFCs को भी जो बोरोइंग कैपेसिटी हो जाएगी, जो आज के तारीख में 12 और 13 और 14% के ऊपर है, तो और उनका लेंडिंग 16-18% से ज्यादा हो गया है, उसको भी राहत हो जाएगी। और जो कॉमन लोग हैं जिसके पास सिक्योरिटी नहीं है, उनके पास जो लेंडिंग कैपेसिटी, बोरोइंग कैपेसिटी, खर्च करने की कैपेसिटी जरूर बढ़ जाएगी। और जो हमारे पास डिफरेंशियल आ रही है, जहां इश्यूज टैक्सेशन के हैं, आज के तारीख में द बिगेस्ट डिस्प्यूटेंट इन टैक्स जो है केंद्र सरकार, जो टैक्स रेट्स में विवाद कर रही है, कोर्ट्स भरे हुए हैं लिटिगेशन में, CIT अपील्स, ITAT अपील्स, सरकार, केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में, और वो रिवर्स कर रहे हैं, जो बैक डेटेड अमेंडमेंट करने की जरूरत है। ये आप टैक्स रेट कम कर देंगे, ये पूरा विवाद जो चल रहा है आज की तारीख में, टैक्स डिस्प्यूट और जो टैक्स टेररिज्म भी हो जाता है कभी कभी, उसको आप एलिमिनेट कर सकेंगे टैक्स रेट कम करने से और ब्याज करने से। और NBFC MSME का आप सोल्यूशन ऑटोमेटिक पड़ सकता है। आत्मनिर्भर भारत और एम्प्लॉयमेंट, चारों मकसद आप पूरा कर सकते हैं। कोई कॉम्प्लिकेटेड ये बात है ही नहीं। पता नहीं ये कैसे विचार नहीं कर रहे। बिल्कुल, AK भट्टाचार्य साहब, ये सारा मुद्दा था जो हीरानंदानी साहब कह रहे थे कि लोगों के हाथ में पैसा आएगा, NBFC के बोरोइंग को रेट को कम करिए, इंटरेस्ट रेट कम हो
तो लोग कहाँ पे पैसा आएगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, यहाँ पे कैपेसिटी खुद बढ़ेगी। लेकिन हमने सरकार को देखा एक दूसरा रास्ता अपनाते हुए। शुरुआत आपको याद होगा 2019 में जब कॉर्पोरेट टैक्स को घटाया गया था, माना यह गया था कि बहुत ज़्यादा प्राइवेट कंपनियां इन्वेस्टमेंट करेंगी, लेकिन उस सारा कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती को अपने प्रॉफिट में जोड़ लिया गया। फिर PLI स्कीम लाई गई, लेकिन PLI स्कीम भी बहुत चुनिंदा सेक्टर के लिए, भारत जैसे देश के लिए बहुत छोटे से इन्वेस्टमेंट को कैटर कर पा रही है। तो अब यहाँ पे सरकार को क्या रणनीति अपनानी चाहिए जिसके लिए इंसेंटिव भी दिया जाए तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आए या इंश्योर हो जाए? देखिए, मैं आपका सवाल में जवाब जरूर दूंगा, पर दो तीन जो बातें अभी तक आई वो बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें आई। पहला सवाल था कि ये जो फिस्कल डेफिसिट को जरा एक्सपैंड किया जा सकता है कि नहीं, ये एक सजेशन आया है। मैं समझता हूं कि अगर सुनील जी उसके खिलाफ हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर, हाँ मालूम है, मैं भी वित्तीय अनुशासन के एकदम उसके ऊपर सहमति हूं। तो मेरा सवाल यह है कि अगर मान लीजिए फिस्कल डेफिसिट को बढ़ाया जाता है तो फिर इंटरेस्ट रेट को कैसे घटाया जाएगा? अगर फिस्कल डेफिसिट सिर्फ FII नहीं चाहते, अगर देश की अर्थनीति, मॉनेटरी पॉलिसी के मैनेजमेंट के लिए अगर आप इंटरेस्ट रेट को घटाना चाहते हैं जिससे कि सब लोगों को, सब सेक्टर को जो बेनिफिट होगी, उसके लिए भी फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करना चाहिए। क्योंकि फिस्कल डेफिसिट का मतलब यही है कि सरकार मार्केट में जाकर बोरोइंग करती है, वो प्राइवेट सेक्टर के बोरोइंग को वो क्राउड आउट कर देती है, उससे इंटरेस्ट रेट बढ़ना मुमकिन हो जाता है। तो देयरफॉर अगर इंटरेस्ट रेट को घटाना है तो मैं मानता हूं कि फिस्कल डेफिसिट को भी कंट्रोल में रखना है। दैट्स पहली नंबर एक बात है। दूसरी बात यह है कि अगर मान लीजिए आप टैक्स घटाते हैं, टैक्स को जरूर रैशनलाइज कीजिए, टैक्स को जरूर सिंप्लीफाई कीजिए, पर टैक्स को उसी तरह से सिंप्लीफाई कीजिए, रैशनलाइज कीजिए, जिससे कि जो नीचे का तबके का जो कंज्यूमर जो है उसको ज्यादा बेनिफिट मिले। इस वक्त क्या होता है कि जो भी बेनिफिट आती हैं उससे सबसे ज्यादा बेनिफिट ऊपर के तबके को आता है, जिसके लिए उससे कंजम्पशन नहीं बढ़ता है, कंजम्पशन बढ़ेगा नीचे की किस्से से। और तीसरी सवाल, जो आपके सवाल का जवाब जो है कि अगर हम अगर टैरिफ को जो हम बढ़ा दें तो हमें क्या दिखेगा? हमारी जो एक्सपोर्ट्स जो है, एक्सपोर्ट्स के अंदर करीबन 34% एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स से बढ़ी हुई है। MSME जो इंटरमीडिएट चीज चाहता है, उसके अंदर अगर इंपोर्ट में अगर टैरिफ बढ़ जाए और डोमेस्टिक अगर अवेलेबिलिटी ना हो तो हमारी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस और हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो एक गुणवत्ता बोलिए या इफेक्टिवनेस बोलिए, उसमें भी हानि पहुंचेगी। तो मैं समझता हूं कि ये तीनों चीज को ध्यान के रख के हमें एक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी जरूर बनानी है और फिस्कल डेफिसिट को जरूर रिड्यूस करना है, क्योंकि उसके साथ ही जुड़ा हुआ है इंटरेस्ट रेट को मैनेज करना। तो ये सारी चीज एक साथ जुड़ी हुई हैं और एक सिंपल सोल्यूशन नहीं है और अनकॉम्प्लिकेटेड बात भी नहीं है ये। तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पे और यहाँ पर अश्विनी महाजन साहब कह भी रहे थे कि एक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी आनी चाहिए और इसमें कोई दो राय नहीं होगी। तो हमारे मेहमान कमों बेस एक ही मत पे हैं। सुनील सुब्रमण्यम साहब, जो पॉलिसी की बात हो रही है, इंसेंटिव की बात हो रही है, उसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में देखने को मिलता है। इमीडिएट आपको अगर साइकिल बढ़ाना है कंजम्पशन का, ग्रोथ का, तो कुछ सुझाव ऐसे आ रहे हैं कि पेट्रोल डीजल पे एक्साइज ड्यूटी घटा दीजिए, क्योंकि वो पूरे ड्यूटी पूरे कीमत के 20% से ज़्यादा का हिस्सा का हकदार है। जो आप डायरेक्ट बेनिफिट देते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में, मनरेगा में, किसान सम्मान निधि योजना में, उसकी रकम को बढ़ा दीजिए। तो इन सब से सीधा पैसा आएगा और तुरंत इसका इम्पैक्ट दिखेगा। ये अगर ऐसा किया जाए तो कम से कम हमें लगता है कि मार्केट को पसंद आएगा। देखिए, वही कह रहा हूँ, ये सब सोच अच्छी है और जो आप कह रहे हैं ना, ये सब सॉल्यूशन सामने दिख रहे हैं। मेरे प्रॉब्लम ये है कि फाइनेंस मिनिस्टर के पास ज्यादा रूम नहीं है ये सब करने के लिए, क्योंकि जो बात है कि फिस्कल डेफिसिट की, जो अभी महाजन साहब ने भी कहा ना, तो रूम बहुत कम है। और उनको देखिए, अगर उन्होंने ऐसे किया और लोग ने जाके वो पैसे को गोल्ड में, ज्वेलरी में लगा दिया, क्या फायदा देश को? बैंक डिपॉजिट या पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम में लगा दिया, क्या फायदा? उसको कंजम्पशन की ओर कैसे डाइवर्ट करें? एक है पैसा थोड़ा हाथ में देना, सेकंड मगर उसको कंजम्पशन की ओर डाइवर्ट करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लोग ना गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। इंडिया में देखिए सबसे ज्यादा रिटेल गोल्ड का परचेस है
और गोल्ड के जो रिटर्न्स लास्ट ईयर में देखे तो वो लोगों को भी जाएगी, वो देश के लिए प्रोग्रेस के लिए अच्छा नहीं है। तो एक तरफ है पैसा देना, मगर दूसरी तरफ खर्चा को प्रमोट करना। तो खर्चा को प्रमोट करने के लिए जैसे हिरानंद साहब कह रहे थे ना, रिटेल जो हाउसिंग में रेंटल, यानी उसका इस्तेमाल अगर वो ईएमआई के जरिए करते हैं तो हाउसिंग का मल्टीप्लायर इफेक्ट, क्योंकि लार्जेस्ट एम्प्लॉयर भी हाउसिंग सेक्टर है, वो उसके ऊपर ध्यान देंगे ना। मेरे को क्या है कि लोगों की जो खर्चा करने की मेंटालिटी को बदलना है। अगर वहां पे वो इंसेंटिव दे डायरेक्टली, क्योंकि पैसा हाथ में, नहीं तो एसआईपी बुक क्यों बढ़ रही है, लोगों के हाथ में पैसा और भी ज्यादा बैंक डिपॉजिट से डाइवर्ट करके म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं। तो पैसा की बात ज्यादा देने से वो सेविंग्स में जाएगी, हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी बात है। अगर 25,000 से 30,000 करोड़ एसआईपी बुक बढ़ के 25 है, मगर मल्टीप्लायर इफेक्ट इकोनॉमी में चाहिए, वो कंजम्पशन में चाहिए, चाहे वो रियल एस्टेट सेक्टर में हो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में हो, या भी रिटेल परचेज में हो। तो वहां पे कैसा, इसमें इनोवेटिव थिंकिंग की जरूरत है कि लोगों के मन में एक कॉन्फिडेंस खर्चा करने के लिए, एक उनकी उम्मीदों ख्वाहिशों को पूरी करने के लिए वो उस पे कुछ ट्रिगर कर सके। एक रेंटल हाउसिंग एक क्लियर कट बात है। उसकी तरह जैसे अमेरिका में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में वो एक कार, पुराने कार को आपने सरेंडर किया तो एक इंसेंटिव दिया जाता था ताकि जाके आप नए कार खरीदें। ऐसी कुछ सोच, जहां पे पुराने वस्तुओं को दे दे तो एक आपको कैशबैक मिलेगा अगर आप नई वस्तु खरीद रहे हैं, तो वो खरीदारी के लिए डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है ना। तो वो इसी चीज उनको बिल्कुल, शायद इसीलिए कुछ लोगों ने सुझाव दिया है कि परचेज वाउचर ऑफर करिए कि लोग सामान खरीदेंगे तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग है। अश्विनी महाजन साहब, कि लोगों के हाथ में पैसा दीजिए, लेकिन ये इंश्योर करिए कि उस पैसे को बैंक में जमा ना करें, एसआईपी ना करें, गोल्ड में पैसा ना लगाए, बल्कि उस पैसे से खरीदारी करें, कंजम्पशन बढ़ाएं। ये कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है? आप लोगों के पास क्या आइडिया है? इससे पहले भी कुछ इसी प्रकार की बात पिछले कुछ बजटों में हुई है कि जिसमें जो कुछ पैसा अगर आप इस तरह से नहीं करेंगे तो सैलरीड क्लास के लिए किया था। मुझे उसका एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन उसमें भी इसी प्रकार की कंजम्पशन बढ़ाने की बात की थी। मुझे ऐसा लगता है कि जो निचले हम तबके के हमारे लोग हैं, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, जो कारीगर हैं, दूसरे लोग हैं, और जो अभी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम आ रही है, उसका सारा का सारा लाभ बड़ी उद्योगों को मिल रहा है। तो हमारा ये भी सुझाव रहा है सरकार को कि यदि हम वो जो पीएलआई स्कीम में 50% रिजर्वेशन लघु उद्योगों के लिए कर दें, क्योंकि लघु उद्योगों में एक क्षमता भी है और एक इच्छा भी है कि वो देश के विकास में कंट्रीब्यूट करें, और बड़ी मात्रा में जो स्टार्टअप्स हैं, लघु उद्यमी हैं, बहुत बड़ी मात्रा में, चाहे वो डिफेंस क्षेत्र में हो। मेरा पर्सनल अनुभव ये रहा है कि डिफेंस क्षेत्र में बहुत सारे लघु उद्यमी आ रहे हैं। उसी प्रकार से इसरो भी लघु उद्योगों के साथ टाई अप कर रहा है। तो ऐसे में लघु उद्यमियों के लिए यदि हम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव में कम से कम 50% का हिस्सा सुनिश्चित कर दें तो इससे भी हमारा निवेश बढ़ेगा। तो इसलिए जो, और खास तौर पर जो निचले तबके के लोग हैं, उनकी केवल हम टैक्स रेट कम करके कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल। कई सारे उपाय हैं, क्योंकि समय थोड़ा सा कम है, बेहतर हाँ, समय कम है। चूंकि 2 मेहमान से छोटा छोटा रिएक्शन लूंगा, फिर हम लोग शो को यहीं वाइंड अप करेंगे। ए.के. भट्टाचार्य साहब, ये जो राय निकल के सामने आ रही है कि पैसा दीजिए लोगों के हाथ में, लेकिन वो पैसा जो जिस मकसद से दीजिए उस मकसद में कामयाब हो, तो इसके लिए आपके पास कुछ आइडिया? मैं ये कहूंगा कि पीएलआई स्कीम अच्छी स्कीम है, पर हमें उससे आगे बढ़ना है। वो स्कीम ब्यूरोक्रेट्स की डिसीजन के ऊपर निर्भर करता है, काफी डिस्क्रिशनरी स्कीम है। इसके बजाय अगर जो भी एमएसएमई हो या बड़ा कंपनी हो, अगर वो इन्वेस्ट करता है, उसको अगर टैक्स इंसेंटिव दिया जाए, एक इन्वेस्टमेंट अलाउंस दिया जाए, मैं समझता हूं उससे ज्यादा इंपैक्ट होगा, उसे टैक्स की बेनिफिट मिलेगी और वो इन्वेस्टमेंट करने में ज्यादा उसको इंसेंटिवाइज होगा। दिलचस्पी दिखाएंगे। हाँ, बिल्कुल। रमन अग्रवाल साहब, 15 सेकंड समय हमारे पास, चूंकि शो को खत्म करना है यहीं पे। आपकी राय इस बारे में, कोई ऐसे उपाय जो उठाने चाहिए इस तरफ?
आप म्यूट पे हैं, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। सॉरी, देखिए अभी इस बजट अभी तो नहीं, लेकिन हमने ये बात एक पहले जरूर बात कही है कि जितने छोटे कारोबारी हैं, एमएसएमईज हैं, कहाँ तक ये जायज है कि हम जो एनपीए नॉर्म्स हैं वो एक बड़े कॉरपोरेट बोरोअर जो 400-500 करोड़ बोरो करता है और एक छोटा बोरोअर जो 10-20-50 लाख रुपया बोरो करता है या 5 लाख बोरो करता है, दोनों के लिए एनपीए नॉर्म्स बराबर हैं। ये कहाँ तक जस्टिफाइड है? ये एक समय है, क्योंकि हमें थोड़े से एनपीए नॉर्म्स को एमएसएमईज उनके लिए थोड़ा सा फ्लेक्सिबल लाना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल। जो कैश तो फ्लो होता एक है, जो राय निकल के सामने आ रही है कि जो छोटे स्तर के जो इंडस्ट्री वाले हैं, एमएसएमई हैं, उनके हाथ में पैसा जाए ये सुनिश्चित करिए, और पैसा जाए तो पैसा का सही इस्तेमाल हो, जिस मकसद से दे रहे हैं वो मकसद पे कामयाब हो। तो अलग अलग तरीके की राय यहाँ पे निकल कर सामने आई है, लेकिन फिस्कल डिसिप्लिन के साथ कोई समझौता नहीं करी, इस पर लगभग सभी एकमत है। तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए, और आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।